हेलो नमस्कार जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश की जनजातियों को देख रहे थे जो एमपीपीएससी का 10th यूनिट है। और 10th यूनिट में जो नया जुड़ा है आपका वो था क्या? मध्य प्रदेश की जनजातियां। नया टॉपिक का जुड़ा था मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। ठीक ना? तो हम लोग इस यूनिट को देख रहे थे। तो फर्स्ट वाला यूनिट जो चैप्टर था आपका मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। क्या मध्य प्रदेश में भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, ये चीज हमने देख लिया था पिछली क्लास में। ठीक। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक देखेंगे इसका, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। ठीक। इसके बाद विशेष पिछड़ी जनजाति और घुमंतु जनजातियां, इनको देखेंगे। ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश की जो प्रमुख रूप से जनजातियां हैं जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक ना, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? भील। भील भारत और मध्य प्रदेश दोनों की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक ना? तो इसे हम लोग देखेंगे। तो भील जो है, भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ठीक ना? यह किस क्षेत्र में इनका आपका मूल ये कहाँ से उत्पन्न हुए, इन सबको देखेंगे। तो जो भील है वो द्रविड़ियन मूल के हैं। द्रविड़ मतलब साउथ, साउथ वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? द्रविड़ियन। तो ये जो भील है आपके, वो कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई? साउथ से। ठीक ना? तो इसे आप ध्यान रखेंगे, इनका मूल निवास कहाँ से है? साउथ से, द्रविड़ियन। ठीक ना? फिर भील शब्द की उत्पत्ति तमिल के शब्द, ये तमिल कहाँ है? आपका साउथ का भाग है। ठीक ना? दक्षिण भारत में तमिलनाडु का। तो भील शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द के बिल्लुअर से हुई है। किससे हुई है? बिल्लुअर। बिल्लुअर से हुई है भील शब्द की उत्पत्ति। ठीक ना? बिल्लुअर। अब इसका मतलब क्या होता है बिल्लुअर का? इसका मतलब होता है धनुष। बिल्लुअर का मतलब क्या होता है? धनुष। ठीक ना? इसे याद रखेंगे, इसका आपका मतलब पूछ सकता है। तो बिल्लुअर का अर्थ होता है धनुष। ठीक ना? तो भील शब्द की उत्पत्ति तमिल से हुई है, तमिल शब्द बिल्लुअर से। ठीक। इसे आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जो है भील, कौन? भील। भील। और भील का जो मतलब होता है वो होता है कमान। क्या होता है? कमान। भील का मतलब कमान और बिल्लुअर का मतलब धनुष। मतलब जो जनजाति तीर और धनुष, इसको कमान को क्या बोलते हैं? तीर। ठीक ना? तो धनुष और तीर, या बोले तो धनुष और कमान का उपयोग करती हैं, तो उसको भील बोला गया। यहाँ पे लिखा हुआ है भील शब्द का प्रथम लिखित उल्लेख। ठीक ना? तो भील का मतलब होता है कमान और बिल्लुअर का मतलब होता है धनुष। तो जो जनजाति भी आपका धनुष और कमान रखती है उसे भील कहा गया। ठीक ना? जो इसके बाद आपका कथा सरित सागर में इसका प्रथम बार उल्लेख किया गया। ठीक ना? भील शब्द का प्रथम लिखित उल्लेख कहाँ किया गया? कथा सरित सागर में। इसे किसने लिखा था? सोमदेव ने। किसने लिखा? सोमदेव ने। इसे भी ध्यान रखेंगे कि भील शब्द का प्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिला, या उस किसने लिखा था उस आपको कविता को, मतलब उस बुक को। तो ये आपका भील शब्द का प्रथम लिखित उल्लेख एक कथा सरित सागर में उल्लेख है। ठीक ना? और इसको किसने लिखा? सोमदेव ने। ठीक। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जो ये भील जातियां हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक। भील जातियां और इसकी उपजातियां बहुत सारी हैं। तो जो भील जनजाति हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से जो पश्चिम का इलाका है, झाबुआ, अलीराजपुर, कौन सा? झाबुआ, अलीराजपुर, ये वाला क्षेत्र। ए कौन से? झाबुआ, मुख्य रूप से झाबुआ में, झाबुआ और अलीराजपुर में जो भील हैं वो पाए जाते हैं। ठीक। लेकिन यहाँ पे आपका देखें तो जो निमाड़ी है, निमाड़ी में 4 जिले आते हैं आपके। कौन कौन से? खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। निमाड़ के 4 जिले और झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर,
इस साइड में, ये भील वाला क्षेत्र है, ठीक ना। यहाँ पे भील सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक। भील, भिलाला जो इसकी उपजातियां हैं, तो यहाँ पे तो आप ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ये जनजातियां पाई जाती हैं, भील, ठीक ना। तब इसकी हम लोग उपजातियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो भील की जो उपजातियां हैं वो है भीली, कौन, भीली, बरेला, भिलाला, पटालिया, रथियास, बैगास और तडवी, ये भील की उपजातियां हैं। भील की उपजातियों को आप अच्छे से नोट करके ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछता है तो भील को डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत कम ही पूछता है, उसकी उपजातियों को पूछता है कि इसमें से कौन भील की उपजाति है, कौन भील की उपजाति है। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे, भीली, बरेला, भिलाला, पटालिया, रथियास, बैगास और तडवी, ये तडवी, ठीक ना। आपका ए क्वेश्चन बनने का पूरी संभावना है इससे, क्योंकि भील से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते। एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी में अंदर घुस के क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। वनडे एग्जाम रहते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपका, लेकिन एमपीपीएससी में उसके अंदर से क्वेश्चन निचोड़ के पूछता है, ठीक। तो आप इससे इसकी जो उपजातियां हैं इसको ट्रिक आप अपने अनुसार बना लेंगे, क्योंकि ट्रिक की किसी दूसरे का काम नहीं करता, जो आपको याद रहे उसके हिसाब से आप इसको अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। ये इसकी उपजातियां हैं भील की। तो क्वेश्चन यहीं से बनने की पूरी संभावना रहती है, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, क्योंकि भील आपकी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। बड़ी जनजाति, ठीक ना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील, ठीक। तो इसकी उपजातियों को आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें से जो भिलाला जाति उपजाति है, कौन, भिलाला, भीलों में सबसे श्रेष्ठ, ठीक ना, और आकर्षक दिखने वाली, भीलों में सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व आकर्षक, आकर्षक दिखने वाली कौन है, भिलाला, जो भिलाला जनजाति है आपकी भील की उपजाति, वो सबसे श्रेष्ठ है, ठीक। और इसी में से जो तडवी है, कौन, तडवी भील, ठीक ना। ये तडवी भील है, वो जो आपका भील जो मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं, उस भील को तडवी भील बोलते हैं। जो भील इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिए हैं उन्हें तडवी भील कहते हैं, ठीक ना। ये इस्लाम को, इस्लाम को ग्रहण करने वाले, ठीक है। ये तड़वी भील कहलाते हैं, ये बहुत ही कमजोर होते हैं, कमजोर किस्म के थे, इन्हें कमजोर माना जाता है। और ये जो इस्लाम धर्म को आपको एक्सेप्ट करते हैं उसे तड़वी भील बोलते हैं, ठीक ना। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, तड़वी भील जो इस्लाम धर्म को ग्रहण करते हैं, और भिलाला जो होते हैं भील जनजाति का जो उपजाति है वो सबसे श्रेष्ठ होती है, ठीक। नेक्स्ट है भीलों का महत्वपूर्ण वृक्ष। भीलों का महत्वपूर्ण वृक्ष क्या है, ताड़ी, ये ताड़ी होती है, एक पेय पदार्थ है, ठीक ना। ये एक पेय पदार्थ होता है और हल्का नशीला होता है, ठीक ना। तो ये भीलों का प्रमुख महत्वपूर्ण वृक्ष है, ठीक। इसे भी ध्यान रखेंगे, भीलों का महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है, ताड़ी, ठीक। इसके बाद आता है नेक्स्ट, भीलों की आस्था वाला पशु। भीलों की आस्था वाला पशु, तो भीलों की जो आस्था वाला पशु है वो है घोड़ा, कौन सा, घोड़ा। आप एक एक शब्द इसको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पीएससी का 10वां यूनिट है जनजातियों वाला, उसको पूरी जनजातियों से ही पूरा यूनिट है, तो यूनिट आपका इससे जनजातियों से क्वेश्चन न छूटे, इसलिए आप पूरे डिटेल से उसको, ठीक ना, ध्यान से देखेंगे। तो इसके भीलों का महत्वपूर्ण वृक्ष क्या है, ताड़ी, और भीलों की आस्था का वाला पशु घोड़ा, ठीक। इसके बाद भीलों की उपासना वाला जानवर, ठीक है, किसकी वो उपासना करते हैं, तो है नाग, नाग देव यानी सर्फ, ठीक ना, नाग, किसकी उपासना करते हैं, नाग की, भील, ठीक। इसके बाद भीलों का महत्वपूर्ण खाद्य क्या है, खाद्य मतलब जिसको वो खाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भोजन उनका क्या है, तो भीलों का महत्वपूर्ण भोजन अगर देखें तो इनका है आपका मक्का की रावड़ी, मक्का की
रावड़ी। मक्के की रावड़ी इनका मुख्य भोजन है, जो मोटा अनाज होता है, ठीक ना। मक्के की रावड़ी इनका मुख्य भोज्य पदार्थ है। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। भील शब्द की उत्पत्ति बिलवर शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है आपका धनुष, और भील का अर्थ होता है कमान। यानी जो जनजाति आपका धनुष और कमान रखती है वो भील कहलाए। ये द्रविड़ियन मूल के हैं, ठीक, द्रविड़ियन मूल के हैं। इनकी उपजातियां हैं भीली, बरेला, भिलाला, पटालिया, रथियास, बैगास और तडवी, ठीक ना। तडवी जो इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिए उनको बोला जाता है, और भील जो भिलाला है वो श्रेष्ठ होता है सबसे इनमें, ठीक। महत्वपूर्ण वृक्ष ताड़ी है, और आस्था वाला पशु इनका घोड़ा। भीड़ों की उपासना वाला जानवर नाग है, और महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ क्या है, मक्के की रावड़ी। इसके बाद नेक्स्ट है इसका भीलों का पारंपरिक पर्व। ये त्योहार कौन कौन से मनाते हैं भील जो है, वो कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, पर्व। वो है गल, क्या है, गल, भगोरिया, नबई, चलावड़ी, जात्रा। ये इसके पारंपरिक भील जो है जनजाति, उसके पारंपरिक पर्व हैं, ठीक है। गल, भगोरिया, नबई, चलावड़ी और जात्रा, ठीक। इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे, और इसे आप किसी ट्रिक के माध्यम से याद भी रखेंगे, ठीक है। ट्रिक आप खुद बनाएंगे, क्योंकि दूसरे की बताई हुई ट्रिक आपको किसी को भी याद नहीं रहती। जो आप अपने अनुसार बनाएंगे वो चीज आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। आप या तो खुद याद रखें या तो ट्रिक के माध्यम से याद रखें, लेकिन आपको याद रखना है ये चीज, ठीक। इसके बाद है भीलों का नृत्य। इनका नृत्य कौन कौन सा है, भगोरिया, ये पर्व ही भगोरिया पर्व में ही भगोरिया नृत्य किया जाता है, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसका पर्व पारंपरिक पर्व भी है और नृत्य भी है। भगोरिया, गोरी, घूमर, बड़वा और ढोहा, गोल गधेड़ो नृत्य। कौन सा, गोल गधेड़ो नृत्य। इसमें से गोल गधेड़ो नृत्य जो है भगोरिया उत्सव के बाद, जैसे भगोरिया उत्सव खत्म होता है उसके बाद गोल गधेड़ो नृत्य होता है, ठीक ना। फिर इसके बाद है आपका ये नृत्य और पारंपरिक पर्व। ध्यान रखेंगे इसमें से आईएमपी क्वेश्चन जो बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक। मान के चलिए 100% इससे क्वेश्चन आपको बनने हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। भीलों के नृत्य से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक ना। 100% मान के चलिए एक क्वेश्चन बनना है इसमें से, भीलों के नृत्य से। भगोरिया नृत्य, भगोरिया नृत्य, गोरी नृत्य, घूमर, बड़वा, डोहा और गोल गधेड़ो, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो अच्छे से देखेंगे। फिर भीलों के विवाह के स्वरूप या प्रकार। भीलों में विवाह किस प्रकार से होता है, उसके प्रकार या स्वरूप। तो उनमें जो प्रकार है वो है मगनी विवाह। क्या, मगनी, घर घुस्सी, नातरा, घर जमाई और भाई भाई। ये इनके विवाह के स्वरूप या प्रकार हैं। आपका जो इनसे एग्जाम में पूछेगा, ये वाला टॉपिक बहुत ही आईएमपी है, यहीं से क्वेश्चन वो पूछेगा एग्जाम में, ठीक ना। भीलों के विवाह के स्वरूप या प्रकार। तो मगनी विवाह प्रचलित है इनमें, घर घुस्सी, नातरा, घर जमाई और भाई भाई, ठीक। इसके बाद जीवन साथी चुनने के तरीके। ये तो विवाह का स्वरूप था, विवाह किस प्रकार से उनमें होता है, कौन कौन से उसके प्रकार हैं और स्वरूप, ठीक। ये है आपके। और जो जीवन साथी को उसका चयन कैसे करते हैं, विवाह तो होता है, ठीक है, ये तो विवाह करने का तरीका हुआ। अब वो जो विवाह करते हैं तो उनका चयन कैसे करते हैं, तो विवाह चयन करने के तरीके जो है वो है भगोरिया की अपहरण पद्धति। कौन, भगोरिया की अपहरण पद्धति और परीक्षा विवाह। कौन सा, परीक्षा विवाह। ये दोनों आईएमपी हैं एग्जाम के दृष्टि से, ठीक ना। भगोरिया की अपहरण पद्धति, ये अपहरण पद्धति जो है अब समाप्त कर दी गई है, ठीक ना। अपहरण पद्धति समाप्त कर दी गई है। भगोरिया की अपहरण पद्धति और परीक्षा विवाह, ये दोनों जीवन साथी चुनने के तरीके हैं। क्या होता है कि होली के 7 दिन पहले भगोरिया का उत्सव मनाया जाता है, भगोरिया पर्व। उसी समय जो लड़के होते हैं
और जिनसे उनको विवाह करना होता है उसको लेके वो भाग जाते हैं, ठीक ना, अपने साथी का चयन करके। तो साथी के चयन करने का तरीका है, फिर उसके बाद इस माध्यम से किसी मगनी, घर घुस्सी, नातरा, घर जमाई, ये इसके विवाह के स्वरूप है, इनमें से किसी में से उनका शादी हो जाता है। लेकिन चयन करने का तरीका जो है अपहरण पद्धति और परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह मतलब उनकी सेवा ली जाती है। जैसे किसी लड़के का लड़की के यहाँ शादी होगा तो लड़का पहले जाके वहां सेवा करेगा, हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने वहां रुकेगा, वहां के लोगों को अपनी कार्य क्षमता दिखाएगा, उसके बाद वहां के लोग उस पर शादी करने के लिए राजी होते हैं। तो वो परीक्षा विवाह हो गया, ठीक। और भगोरिया विवाह तो जो पर्व होता है उसमें से लड़के का चयन करके वो भाग जाते हैं, अपहरण कर लेते हैं उसका, ठीक। तो ये अभी भी कुछ क्षेत्रों में जो है आपके यहाँ पे, जहाँ पे भील ज्यादा रहते हैं, जैसे झाबुआ, अलीराजपुर, ठीक, तो उन क्षेत्रों में अभी भी देखने को मिलता है। लेकिन एक जहां तक है तब कानूनी रूप से गलत चीजें हैं। तो लेकिन कहीं 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 ये चीजें अभी भी चल रही हैं। तो आप इनका जीवन साथी चुनने का तरीका जो है भगोरिया की अपहरण पद्धति और परीक्षा विवाह, इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक। इसके बाद जो भगोरिया पर्व है इनका बहुत ही फेमस पर्व है। इससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनने हैं। अगर भील का क्वेश्चन बनेगा, जनजातियों से क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कहाँ से? भगोरिया पर्व से, ठीक। अब इस यूनिट को 10 यूनिट को डाला है तो इसमें 10 क्वेश्चन पूछने हैं एग्जाम में, और 10 क्वेश्चन पूछने हैं तो आपको भगोरिया से क्वेश्चन पूछना है, भील जनजाति से, ठीक ना। तो इसे आप इस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। जो भगोरिया पर्व है ये 7 दिन का होता है। कितने दिन का? 7 दिन का। और होली से पहले, होली से पहले, ठीक ना। तो इसमें जो आपका भगोरिया होता है, इसमें संपूर्ण भील समाज में मनाए जाने वाला भगोरिया होलिका दहन से 7 दिन पूर्व प्रारंभ होता है। कितने दिन? 7 दिन पहले। विशेष रूप से झाबुआ में, झाबुआ में क्योंकि आपका भीलों की जनजातियां ज्यादा हैं, इसलिए झाबुआ में। प्रथम दिन क्या होता है? प्रथम दिन गुललिया, जिससे बाजार लगता है। प्रथम दिन को क्या बोलते हैं? गुललिया। क्या बोलते हैं? गुललिया। उसमें बाजार लगता है, मतलब मेला लगता है और खरीदारी होती है, ठीक ना, ये चीज। उसके बाद द्वितीय दिन क्या होता है? इसमें भगोरिया हाट। इस दिन गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति, वयोवृद्ध व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति जो गांव के सबसे मुखिया होते हैं, उनकी पूजा की जाती है, ठीक ना। उनकी पूजा की, उनकी सम्मानित व्यक्ति द्वारा, ठीक ना, भगोरिया देवता की। जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं या सम्मानित व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? जो उनका भगोरिया देवता होते हैं, उनकी पूजा की जाती है उनके द्वारा, ठीक। इसके बाद तृतीय दिन क्या होता है? उजड़िया। इस दिन मेला वीरान होता है। वीरान का मतलब कि मेला को उजाड़ दिया जाता है। किस दिन? तीसरे दिन। उजाड़ यानी उजाड़ दिया जाता है, ठीक ना, मेला। इसके बाद सामूहिक नृत्य गोल गधेड़ा होता है। जैसे बताया था हमने पिछले कि जो भगोरिया उत्सव होता है उसके अंतिम दिन क्या होता है? ये 3 दिन होने के बाद इसमें सामूहिक नृत्य होता है। क्या होता है? सामूहिक नृत्य गोल गधेड़ो, जिसे अविवाहित युवक, कौन? अविवाहित युवक और युवतियां अपने जीवन साथी का चयन करते हैं, ठीक। तो जो गोल गधेड़ा होता है नृत्य, उसी में जो लड़के होते हैं और लड़कियां अविवाहित, वो चयन करते हैं उसी सामूहिक नृत्य के माध्यम से, ठीक है। तो हो गया ये भगोरिया का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दाफा प्रथा। ये भी आईएमपी बनेगा क्वेश्चन, ठीक ना। जो जो आईएमपी है उसको हम लिख दे रहे हैं, आप उसको अच्छे से देखेंगे, ठीक। ये जो दाफा प्रथा है, इस प्रथा में क्या होता है कि जब भील जो जनजाति है अपने बच्चों का विवाह करते हैं तो उसमें जो लड़की पक्ष के होते हैं वो लड़कों पक्ष से कुछ पैसे लेते हैं, मोटी रकम लेते हैं, ठीक ना। अभी जो नॉर्मल शादियां होती हैं उसमें क्या होता है कि दहेज के रूप में बहुत सारे लड़के, जो लड़के होते हैं वो लड़की पक्ष से लेते हैं। लेकिन भील समाज में दाफा प्रथा में इसमें लड़की पक्ष द्वारा लड़के से, ठीक ना, भगोरिया विवाह में युवती पक्ष द्वारा, किस पक्ष द्वारा?
युवती पक्ष द्वारा वर पक्ष से मोटी रकम ली जाती है। क्या ली जाती है? मोटी रकम। लेकिन ये अब समाप्त हो गया है। इसमें गोविंद गिरी, गोविंद गिरी, ठीक ना, और सुरमा दास, सुरमा दास, ये आंदोलन के कारण, आंदोलन चलाए, उसका आंदोलन के कारण ये चीज अब बंद हो गया है। लेकिन ठीक ना, ये जो है भगोरिया विवाह में युवती पक्ष द्वारा वर पक्ष से मोटी रकम ली जाती है, उसी को दाफा प्रथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाफा प्रथा। ये गोविंद गिरी और आपका यहाँ पे सुरमा दास आंदोलन के कारण इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक ना, इसको लेके आंदोलन किए थे। इसके बाद भीलों का प्रमुख चित्र, ये कौन से चित्र हैं आपके भील के प्रमुख? पिथौरा भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। कौन सा? पिथौरा। पिथौरा जो चित्र है इसका भारत भवन में भी, वल्लभ भवन जो है आपका मध्य प्रदेश का, जहाँ सचिवालय है, वहां पे पिथौरा चित्र का चित्रांकन किया गया है। भीलों का प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध चित्र है। और श्री प्रेमा फाल्या, कौन? प्रेमा फाल्या। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों पूछा है इसको। प्रेमा फाल्या जी, ये पिथौरा के, किसके? पिथौरा के, पिथौरा चित्र के, पिथौरा चित्र के कलाकार हैं, श्रेष्ठ कलाकार हैं। ठीक ना, प्रेमा फाल्या। 2014-15 का तुलसी पुरस्कार इन्हें दिया गया है। 2014-15 में क्या दिया गया है? तुलसी पुरस्कार। तो आप अगर आपसे पूछे कि पिथौरा जो है ये भीलों का प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध चित्र है, और इसे, इसके प्रमुख कौन है चित्रकार? प्रेमा फाल्या जी, जो कहाँ से है? झाबुआ से। कहाँ से? झाबुआ से। 2014-15 में इसके लिए इन्हें तुलसी पुरस्कार दिया गया। ठीक। भीलों के महत्वपूर्ण देवता, भीलों के महत्वपूर्ण देवता कौन है? राजपंथा, राजपंथा और धनुष। धनुष क्योंकि इसका जो बिल्लुअर शब्द है उसका मतलब ही होता है धनुष, तो धनुष इसके प्रमुख देवता। और राजपंथा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आईएमपी बनेगा, राजपंथा। तो भीलों का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? राजपंथा। इसे आप नोट करेंगे अच्छे से। जो प्रमुख देवता है कौन? राजपंथा। ठीक ना, राजपंथा प्रमुख देवता हैं। और धनुष, ठीक, इनकी ये पूजा करते हैं, आराध्य मानते हैं। नेक्स्ट है, भील समाज की स्त्रियां विश्व की सबसे अधिक गहना प्रिय होती है। भील समाज की जो स्त्रियां होती हैं वो सर्वाधिक गहना पहनती हैं। ठीक है, उनके हाथों में, उनके गला में, पैर में, सब जगह वो गहना पहनती है। ठीक है, जो देखते होंगे आप लोग, जो मोटे मोटे गहने होते हैं, तो ये भील समाज की स्त्रियां सर्वाधिक पहनती हैं। ठीक ना। नेक्स्ट है आपका भील समाज की कुछ शब्दावली। भील समाज में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उसे हम लोग देखेंगे। ठीक। कु जो है, कौन? कु। तो कु जो है वो भील, भील समाज के जो लोग हैं, ठीक ना, जो सदस्य हैं, उन्हें कु बोलते हैं। ठीक। फाल्या, ये फाल्या क्या है? फाल्या भील का जो मोहल्ला होता है, क्या होता है? मोहल्ला, उसे फाल्या कहते हैं। भीलों का जो मोहल्ला होता है ना, उसे फाल्या बोलते हैं। पाल, पाल क्या होता है? भीलों का गांव, भीलों का गांव, भीलों के गांव को क्या बोलते हैं? पाल। ठीक। भगत, बदबो और माधवी, आईएमपी क्वेश्चन। भगत, बदबो और माधवी, ये भीलों का पवित्र व्यक्ति होते हैं। भील समाज का के पवित्र व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति होते हैं। ठीक ना। कोटवार, एक कोटवार जो होता है भीलों की पंचायत का मुखिया, भील समाज की
भील के पंचायत का मुखिया। भीलों की पंचायत का मुखिया कौन होता है? कोटवार। तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन। पुजारो, ये जो पुजारो है ये भील समाज का चिकित्सक होता है, ठीक ना? भील समाज का चिकित्सक, भीलों का चिकित्सक, ठीक ना? भील समाज का चिकित्सक। तो आप इसे अब अच्छे से ध्यान देंगे। कु जो है भील समाज के व्यक्ति को, जो लोग होते हैं उन्हें कु बोलते हैं अपने आप को। फाल्या मोहल्ला को, जो उसका मोहल्ला होता है उसे बोलते हैं। पाल जो भीलों का गांव होता है। भगत, बदबो और माधवी जो होते हैं वो पवित्र व्यक्ति होते हैं भीलों के। कोटवार जो होता है भीलों के पंचायत के मुखिया को बोला जाता है। और आपका पुजारो जो है भील का चिकित्सक होता है। भील समाज में जो चिकित्सक का कार्य करता है वो होता है पुजारो, ठीक। नेक्स्ट है आपकी गौड़ जनजाति। इस तरह से भील जनजाति का आपका पूरा होता है। नेक्स्ट है आपकी गौड़ जनजाति, मध्य प्रदेश और भारत की दूसरी बड़ी जनजाति। मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति कौन है? गौड़, ठीक। गौड़ जनजाति का मूल रूप भी द्रविड़ियन है। गौड़ जनजाति का मूल रूप द्रविड़ियन है, ठीक है। इसका भी, भील का भी था, इसका भी। गौड़ शब्द की उत्पत्ति तेलुगु शब्द, अब द्रविड़ियन है, आपको ध्यान से देखेंगे कि द्रविड़ियन भील समाज में भी था और गौड़ में भी द्रविड़ियन। अब इस शब्द की उत्पत्ति तेलुगु शब्द से हुई है। उसमें किसमें था? तमिल शब्द। कौन सा? तमिल शब्द। तो तमिल आपका साउथ का है, दक्षिण भारत का राज्य, और तेलुगु भी दक्षिण भारत का, ठीक ना, तेलंगाना। तो आपका गौड़ शब्द की उत्पत्ति तेलुगु शब्द कोंड से हुई है। किस शब्द से? कोंड से, ठीक ना। आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में अगर पूछेगा कि गौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है तो आप क्या लिखेंगे? कोंड से, ठीक। और कोंड जो है वो तेलुगु शब्द है, ठीक। ये चीज, गौड़ स्वयं को कोई तोर कहते हैं। ये अपने आप को, गौड़ जो है अपने में बुलाते हैं एक दूसरे को कोई तोर। क्या बोलते हैं? कोई तोर, ठीक। गौड़ जनजाति के उपवर्ग, ये इनके दो रूप, मुख्य रूप से विभक्त किया गया है दो भागों में गौड़ जनजाति को। वो कौन कौन से हैं? राजगौड़ और धूरगौड़। कौन कौन से? राजगौड़ और धूरगौड़, ठीक ना। जो राजगौड़ है ये आपका जो राजा है, भूमि का स्वामी होते थे या राजा होते थे, उस टाइप के लोग थे, बड़े लोग राजगौड़। भूस्वामी बोले हैं, ठीक ना, भूस्वामी। भूस्वामी या राजा टाइप के लोग होते थे राजगौड़, ठीक। और जो धूरगौड़ थे वो सामान्य वर्ग होते थे। कौन सा? सामान्य वर्ग के लोग, जो मतलब आपका अपना नौकरी करते थे, जैसे सैनिक हो गया, बाकी जो करते थे वो धूरगुड़ हो गए, ठीक है। तो इनकी दो मुख्य रूप से वर्गों में विभक्त किया गया है, वो राजगुड़ और धूरगुड़। राजगुड़ में राजा या बड़े लोग होते थे, जो बड़े बड़े ज्यादा जमीनों के ही आपके हिस्सेदार होते थे, भूस्वामी होते थे। और धूरगुड़ जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, जो नौकरी करते थे, वो उस टाइप की। फिर निवास के आधार पर गौड़ जनजाति की उपजातियां। किस आधार पर? निवास के आधार पर गौड़ जाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं? राजगौड़, धूरगौड़ और मुरिया या मारिया। कौन कौन सी? मुरिया या मारिया। राजगौड़ को हमने अभी बताया क्या होता है। राजगौड़ जो बड़े भूस्वामी होते थे, बड़े लोग होते थे गौड़ों में, वो। धूरगौड़ कौन हुए? जो सामान्य वर्ग के लोग होते थे, जो नौकरी करते थे, ठीक ना, अपना जीवन यापन करते थे, जिनके पास ज्यादा जमीनें नहीं होती थी, नॉर्मल काम चलाने लायक होती थी, ठीक। अब मुर्गिया और मारिया जो होगी, वे अत्यंत पिछड़े लोग होते थे। अत्यंत पिछड़े लोग होते थे। कौन?
ये अत्यंत अत्यंत पिछड़े उपजातियां, ठीक है। तो मुरिया आपका राजगोट जो बड़े लोग भूस्वामी होते थे, धुरगोट जो सामान्य वर्ग के लोग होते थे, और मुरिया और मारिया जो थे वो अत्यंत पिछड़ी जनजाति होती थी, ठीक ना। इसके बाद है नेक्स्ट आपका व्यवसाय के आधार पर गौड़ जनजाति की उपजातियां। किस आधार पर? व्यवसाय के आधार पर गौड़ जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं? अगरिया, जो अगरिया जनजाति है ये लोहे का काम करते थे। किसका? लोहे का। जो गोड़ों में लोहे का आपका हो गया, जैसे कुछ सामान बनाना लोहे से रिलेटेड, तो लोहे से रिलेटेड सामान बनाते हैं, लोहे का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले अगरिया, ठीक। प्रधान, ये पुजारी का काम करते थे। किसका? पुजारी का। जैसे मंदिरों में या कहीं पूजा का काम करना हो गया तो पुजारी का, ठीक ना, जैसे पूजा वूजा का काम होता है तो प्रधान इसमें करते हैं। ओझा, ओझा क्या करते हैं? ओझा ये तांत्रिक क्रिया या पंडिताई, जैसे पंडित लोग जो होते हैं पूजा वूजा करने हैं इनमें, तो यही करते हैं ओझा लोग, ठीक ना। ओझा और पुजारी दोनों में अलग है। जैसे मंदिरों में आपका पूजा वूजा करने का हो गया तो प्रधान लोग करते हैं, और घरों में जो पंडित लोग करते हैं तो ओझा, ठीक ना। तो ये तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक क्रिया या पंडिताई, पंडिताई, ठीक ना, ओझा। इसके बाद होता है सोलहास। कौन सा? सोलहास। सोलहास जो होते हैं ये लोग बढ़ई का काम करते हैं। किसका? बढ़ई। बढ़ई का काम क्या होता है? हर क्षेत्र में अलग अलग लोग जानते हैं। बढ़ई जो होता है सोलहास, जो उपजाति है वो बढ़ई का काम करते हैं। तो जैसे लकड़ी के फर्नीचर बनाना हो गया, ठीक ना, और छोटे छोटे सामान लाने के लिए जो लकड़ी के बनाए जाते हैं आपके घड़े टाइप के, उस टाइप के ये बढ़ई लोग करते हैं। तो सोल्हास है, ठीक ना। कौन सी उपजाति है? सोल्हास, वो उन्हें बढ़ई का काम करते हैं। उसके बाद होता है कोयला भूतिस। कौन? कोयला भूतिस। जो कोयला भूतिस उपजाति है, कोयला भूतिस उपजाति है, इन नगरों में नृत्य गाना करते हैं। नृत्य गाना का कार्य, नगरों में नृत्य गाना का काम कौन करता है? यही लोग, कोयला भूतिस, ठीक ना। ये उपजाति है किसकी? गोंड की। गोंड की उपजाति कौन है? कोयला भूतिस, जो नगरों में हम नृत्य गाना काम करते हैं। सोल्हास ये बढ़ई का काम करते हैं। ओझा तांत्रिक क्रिया या पंडिताई, प्रधान पुजारी का काम, और अगरिया जो है लोहे का काम करने वाले। ये मुख्य रूप से आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये गौड़ जनजाति की उपजातियां हैं, गौड़ जनजाति की उपजातियां, ठीक। इसे आप याद रखेंगे। गौड़ जनजाति के अन्य उपवर्ग, ये तो हो गया मुख्य रूप से, ठीक है। इसके अलावा और है, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से? धुरवा, मुड़िया, मांडिया, भारिया, कोइतर, मोंगिया, ढुलिया, भटोला, खटोला, झरेगा, ठीक ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये जो आपकी ऊपर की है 5 उपजातियां, उसे आप 100% याद ही रखेंगे। इसके अलावा आप इसमें से धुरवा आईएमपी है, मुंडिया, मांडिया, भारिया, ये सब, ठीक ना। तो जो ये जनजातियां हैं ये आपकी कहाँ पाई जाती हैं? ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। कहाँ पे? इधर मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, इस क्षेत्र में, ठीक ना। कौन कौन सी? यहाँ पे आपका बैगा,
गोंड, कोरकू और भारिया, ये जनजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो गोंड जनजाति है तो इसी क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिण भारत, आपका दक्षिण मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो कौन कौन से, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, आपका इस क्षेत्र में। तो आप ध्यान रखेंगे, क्षेत्र वाइज देखेंगे तो यहाँ देख लीजिए, ठीक। कौन जनजाति पाई जाती है इस क्षेत्र में, गोंड, ठीक ना। तो गोंड जनजातियां आपने देख लिया। इसके बाद है आपका गोंड जनजाति की भाषा। गोंड जनजाति की भाषा कौन सी है, गोंडी। कौन सी भाषा, गोंडी भाषा या डोरली भाषा, कौन सी, डोरली। दोनों चीजों पर गौर करेंगे आप। गोंडी भाषा, गोंड जनजाति की दो मुख्य भाषाएं हैं, गोंडी और डोरली, ठीक ना। डोरली को आप ध्यान से देखेंगे, आप डोरली को पूछ भी सकता है, एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आईएमपी कल एग्जाम में पूछ सकता है आने वाले में, ठीक ना। तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे, डोरली भाषा को, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे, डोरली, ठीक, और गोंडी, ये दो इसकी भाषा है गोंड जनजाति की। फिर गोंड जनजाति का पूजनी वृक्ष कौन सा है, पूजनी वृक्ष कौन सा है, पीपल। कौन सा है, पीपल। पीपल इसका पूजनी वृक्ष है, गोंड जनजाति का महत्वपूर्ण वृक्ष। पूजनी वृक्ष पीपल है, और महत्वपूर्ण वृक्ष बोले तो महुआ है। क्या है, महुआ। महुआ जानते हैं, इसका जो शराब बहुत बनता है ना, तो शराब इसी का बनता है, मादक पदार्थ, पेय, मादक पेय, ठीक ना। जो महुआ होता है, महुआ का जो ये ऐसा है कि इसका फूल का उपयोग भी होता है और फल का, ठीक ना। फल का जो उपयोग होता है वो तेल के लिए होता है, और इसके फूल का उपयोग आपका शराब बनाने में होता है, ठीक। तो इनका महत्वपूर्ण वृक्ष महुआ है और महत्वपूर्ण पूजनीय वृक्ष पीपल, ठीक ना। इसको भी ध्यान रखेंगे, और इनकी जनजातियों को तो आप याद ही रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका गोंड जनजाति के विवाह के स्वरूप। गोंड जनजाति के विवाह के स्वरूप, जैसे हमने आपका भील में देखा था, कौन सा, भगोरिया और परीक्षा विवाह, ठीक ना, उनका ये था। इसमें जो है आपका विवाह का स्वरूप या प्रकार वो है दूध लौटावा। कौन सा विवाह, दूध लौटावा, एक गोंड का है। इसमें क्या होता है, मामा फूफा के जो लड़के लड़कियां होती हैं उनका शादी आपस में होता है, मामा फूफा के बच्चों का शादी करते हैं, ठीक ना। तो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है लमसेना विवाह। आप दूध लौटावा में किसका होता है, जो मामा और फूफे के लड़के लड़कियां होती हैं उनका आपस में शादी होता है, इस आपका दूध लौटावे में। ये आपका स्वरूप है, एक प्रकार है आपका गोंड जनजाति के विवाह का। सेकंड है लमसेना विवाह। कौन सा विवाह, लमसेना विवाह। इसमें क्या होता है, लमसेना विवाह में जो वर पक्ष के लोग होते हैं, जो लड़का होता है वो लड़की के घर जाके हफ्ते महीने भर वहां पे सेवा देता है, काम करता है, ठीक ना। उसके उपरांत वहां पे वो शादी करने के लिए तैयार होते हैं। तो लमसेना विवाह में क्या होता है, सेवा उपरांत विवाह होता है, किसके उपरांत, सेवा उपरांत, सेवा प्रांत, ठीक ना, लमसेना विवाह में। तो इसमें लड़का पक्ष लड़की के यहाँ जाता है, महीने 2 महीने वहां पे सेवा करता है, वहां के लोगों को, ठीक ना, भरोसा दिलाता है। उसके बाद ये विवाह होता है लमसेना विवाह, गोंड आपका जनजाति में। इसके बाद होता है चढ़ विवाह। कौन सा विवाह, चढ़ विवाह। चढ़ विवाह में क्या होता है, चढ़ विवाह में गोंड जनजाति के जो जिसका विवाह होता है लड़का,
वो दूल्हा जो होता है वो बारात लेकर जाता है लड़की के यहाँ और घोड़े पर, और वहां से फिर दुल्हन को लाता है। ठीक ना, किस विवाह के द्वारा? चढ़ विवाह के द्वारा। तो इसमें वर पक्ष द्वारा बारात लेकर वधु पक्ष के यहाँ लेके जाया जाता है चढ़ विवाह में। ठीक ना, क्या करता है इसमें? दूल्हा बारात लेके जाता है, बारात लेकर जाता है। ठीक, इसके बाद आता है पठौनी विवाह। कौन सा विवाह? पठौनी विवाह। पठौनी विवाह में क्या होता है? इसमें दुल्हन द्वारा, किसके द्वारा? दुल्हन द्वारा दूल्हे के यहाँ बारात लेकर जाया जाता है। ठीक ना, तो क्या समझ में आया आपको? चढ़ विवाह में दूल्हा पक्ष द्वारा बारात लेकर दुल्हन के यहाँ जाया जाता है, वहां से लाया जाता है। पठौनी विवाह में दुल्हन द्वारा बारात लाया जाता है वर पक्ष के यहाँ, दूल्हा के यहाँ। ठीक ना, दुल्हन बारात लेके आती है कहाँ? दूल्हे के पास, तो वो लेके जाती है। तो पठौनी विवाह में क्या होता है? दुल्हन द्वारा बारात लाया जाता है, लाया जाता है। ठीक ना, तो आप ध्यान रखेंगे दोनों में। इस जड़ विवाह में दुल्हा बारात लेकर जाता है लड़की के यहाँ, और पठौनी विवाह में दुल्हन बारात लेके आती है किसके यहाँ? दूल्हे के यहाँ। फिर क्रय एवं सेवा विवाह। क्रय एवं सेवा विवाह वही कि लड़का 1-2 महीने 3 महीने जाके सेवा देता है, उसके उपरांत विवाह करने के लिए वो राजी होते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट है आपका गौड़ जनजाति के पारंपरिक पर्व। कौन कौन से त्योहार वो मनाते हैं उसके बारे में यहाँ से आईएमपी क्वेश्चन है। 100% मान के चलिए, 100 का 1000%। ठीक ना, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। दूध लौटावा, मामा फूफा के बच्चों का विवाह होता है जो आपस में। लमसेना विवाह में सेवा के उपरांत। चढ़ विवाह में दूल्हा बारात लेकर जाता है। पठौनी विवाह में दुल्हन बारात लेकर आती है वर पक्ष के यहाँ, और क्रय विक्रय सेवा में वही होता है जो सेवा देने का। गौड़ जनजाति के पारंपरिक पर्व हैं बिदरी, बकपंथी, हरडीली, नवाखानी। नवाखानी आईएमपी क्वेश्चन है। जनजाति को पारंपरिक पर्व में नवाखानी, जवारा, मड़ई, ये भी आईएमपी, और छेरता आईएमपी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक ना, कौन कौन से? नवाखानी, मड़ई और छेरता, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, ये किसके हैं? गौड़ जनजाति के पारंपरिक पर्व हैं। जो मड़ई है, मड़ई, ये मड़ई आपका मेला लगता है यहाँ पे, और मेला ये आपका बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के, मतलब सीजी के, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में। नारायणपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है, मड़ई मेला। ठीक, और एमपी की बात करें तो एमपी के मंडला में, मंडला में, एमपी के मंडला में मड़ई का मेला बहुत बड़ा लगता है। ठीक ना, मड़ई मेला कहाँ? एमपी के मंडला में। और अगर भारत की बात की जाए तो सबसे प्रसिद्ध मेला जो लगता है वो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में। ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। गौड़ जनजाति का पारंपरिक मेला मड़ई, जैसे अभी बताया हमने। ठीक ना, ये कहाँ लगता है? एमपी के मंडला में, प्रसिद्ध है जो। इसके बाद है गौड़ जनजाति के प्रमुख नृत्य है कर्मा, सैला, भड़ोनी, सुआ, एबालतोर, सजनी, दीवानी, बिरहा और कहरवा। ये है इसके नृत्य। अब गौड़ जनजाति से नृत्य से क्वेश्चन बनने का बनता है। ठीक है, गौड़ जनजाति से नृत्य का क्वेश्चन बनना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे। कर्मा, कर्मा जो है विश्व का गिनीज बुक में दर्ज है, विश्व गिनीज बुक में दर्ज है। ठीक ना, ऐसा नृत्य है जो विश्व का एकमात्र नृत्य जो गिनीज बुक में दर्ज है जनजातियों का। जनजातियों का क्या पूरा नृत्य अगर वो देखा जाए तो सभी नृत्यों में कर्मा जो नृत्य है वो गिनीज बुक में दर्ज है। ठीक है, वो गौड़ जनजाति का, किस जनजाति का? गौड़। आईएमपी क्वेश्चन बनेगा इससे। किस नृत्य को गिनीज बुक में दर्ज किया गया है? तो कर्मा नृत्य। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गौड़ जनजाति द्वारा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है।
गोंड जनजाति का मुख्य भोजन, गोंड जनजाति का जो मुख्य भोजन है वो है कोदो। क्या है? कोदो का भात। कोदो, कोदो जानते हैं ना, कोदो जो मोटा अनाज होता है, ठीक है। तो कोदो का भात या चावल बोले, ठीक है, चावल उसको नहीं बोल सकते, भात ही बोलते हैं, ठीक। कोदो, तो इनका मुख्य भोजन गोंड जनजाति कौन सा है? कोदो, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इस तरह से आप इसमें विवाह जो हो स्वरूप वो ध्यान रखेंगे। और इसमें जो गोंड जनजाति का प्रमुख मेला मढ़ई, ठीक। और गोंड जनजाति के प्रमुख नृत्य में कर्मा, और बाकी एबाल तोर नृत्य हो गया, सजनी नृत्य हो गया, और आपका सैला, ये सब नृत्य भी आप अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद आता है गोंड जनजाति के प्रमुख देवता। कौन? गोंड जनजाति के प्रमुख देवता। हिंदू देवताओं के साथ, हिंदू देवता तो हैं, ठीक है, जो हिंदू लोग देवता मानते हैं वो इनके देवता ही हैं, जैसे सब हो गया, कृष्ण हो गया, विष्णु, राम, सब चीज जो देवता हैं वो इनके भी देवता हैं, मानते हैं। गोंड जनजाति के जो लोग हैं, जो हिंदू के देवता हैं पारंपरिक, सभी इन्हीं को मानते हैं। लेकिन इनके कुछ अलग देवता हैं, जैसे बड़ा देव, ठाकुर देव, माता बाई, दुल्हा देव जो विवाह के देवता हैं। दुल्हा देव किसके देवता हैं? विवाह के। फिर खैर माता गांव की देवी है, खैर माता गांव की देवी है, और ये भी आईएमपी क्वेश्चन बनेगा। दुल्हा देव। नारसेन गांव की सीमा का प्रहरी, गांव की जो सीमा होती है दूसरे गांव में जाने के लिए, तो उस गांव में कोई अशुभ चीजें ना हो, वहां पे कोई चीजें ना हो, उसकी देवता के रूप में किसको मानते हैं? नारसेन को, ठीक है। नारसेन किसके? गांव की सीमा के देवता है। खैर माता गांव की देवी है, और दुल्हा देव विवाह के, ठीक ना। ये बड़ा देव, ठाकुर देव इसके बड़े देवता हैं, ठीक है, जिस सब मानते हैं घर के, ठीक ना। ए, इसके बाद गोंड जनजाति की महत्वपूर्ण शब्दावली। गोंड जनजाति में बहुत सारे शब्द हैं जिसका मतलब जानना जरूरी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये चीज क्या है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। या मेंस के एग्जाम में छोटे छोटे जो 2 नंबर के क्वेश्चन आप पूछेंगे, तो उसमें से आपको ध्यान रखना है उस चीज को, ठीक है। जो खहुल पाटा है, ये सारी चीजें आपकी आईएमपी हैं। खहुल पाटा जो है, खहुल पाटा, ये आपका अंतिम संस्कार में, जब किसी गोंड जनजाति के लोगों की मृत्यु होती है, तो अंतिम संस्कार में इसको गाया जाता है। अंतिम संस्कार में गाया जाता है। अंतिम संस्कार में किसी की मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार में क्या गाया जाता है? एक गीत है खहुल पाटा, उसको गाया जाता है। मुकद्दम या गोटिया, मुकद्दम या गोटिया, ये पंचायत का मुखिया होता है। गोंड जनजाति का मुखिया, पंचायत का मुखिया, पंचायत मुखिया, मुकद्दम या गोटिया बोलते हैं। पंचायत का मुखिया कौन होता है? आपका मुकद्दम या गोटिया, ठीक। इसके बाद ओझा, ओझा ये तांत्रिक क्रिया और पंडिताई का काम करते हैं। तांत्रिक क्रिया या पंडिताई, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। फिर है प्रधान, ये प्रधान क्या काम करते हैं? बढ़ई का काम। किसका? बढ़ई का काम, ये भी ध्यान रखेंगे आप। कोयला भूतिस, कोयला भूतिस जो है अन्य नगरों में जाकर जो नृत्य गाना करते हैं गोंड जनजाति के लोग, ये उपजाति है किसकी? गोंड की। प्रधान भी उपजाति है, ओझा भी उपजाति है। तो जो कोयला भूतिस लोग हैं वो नृत्य करते हैं दूसरे जगह, शहरों में नृत्य, नृत्य और गान, नृत्य गान। कौन? कोयला भूतिस, ठीक। सोलाहास, सोलाहास क्या है? सॉरी, ये प्रधान जो है ना, यहाँ पे गलत लिख दिया गया आपका। ये प्रधान है आपके, ठीक है। यहाँ पे प्रधान जो था आपका, उसमें, एक सेकेंड,
फिर से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो प्रधान है ना, ये आपका पुजारी का काम करते हैं। किसका? पुजारी का। ठीक। वो कोयला भूति इसका जो दूसरे शहरों में जाके नृत्य गाना करते ही है। ओझा लोग पंडिताई का काम करते हैं। और तांत्रिक क्रिया गोटिया मुकद्दम जो पंचायत का मुखिया होता है। खोल पाटा सांस्कृतिक आपका संस्कार के अंतिम संस्कार के समय। सुलहास जो है ये बढ़ई का काम करते हैं। किसका? बढ़ई का कार्य। अगरिया जो होता है ये लोहे के काम, जो लोहे से बनते हैं, लोहे का काम। मड़ई जो है ये मेला लगता है। क्या? मेला। ठीक ना, बड़ा मेला है, वहाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध मेला है। कौन सा? बड़े ये मध्य प्रदेश के मंडला में। और अगर पूरे भारत की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है आपका। ठीक। तो इस तरह से आपका गौड़ जनजाति भी समाप्त होता है। गौड़ जनजाति भारत की और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसको हमने आपका ये हो गया। तो इसको हमने ध्यान से देखा। गौड़ जनजाति के बारे में कहाँ से उत्पत्ति हुई, किससे। गौड़ जनजाति के प्रमुख कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। निवास के आधार पर गौड़ जनजाति। ठीक है। फिर है आपका गौड़ जनजाति व्यवसाय के आधार पर। और गौड़ जनजाति के अन्य उपवर्ग कौन से हैं? पूजनीय वृक्ष, पूजनीय और इसके खाद्य पदार्थ। गौड़ जनजाति के विवाह का स्वरूप। ठीक। गौड़ जनजाति के आपके प्रमुख देवता। ठीक, कुछ शब्दावलियां जो थी इसको हमने अच्छे से देखा। इसके बाद 9 है आपका कोल जनजाति। कौन सी? कोल। ये एमपी की थर्ड सबसे बड़ी है। इसको भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। एमपी की थर्ड सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कोल। कोल जनजाति मुंडा समूह की एक जाति है। किस समूह की? मुंडा समूह की। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। कोल जनजाति किस समूह की उपजाति है आपकी? मूल जनजाति है मुंडा समूह की। ठीक। कोल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कोला से हुई है। आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे, आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है। कोल शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? संस्कृत भाषा के शब्द कोला से। संस्कृत भाषा के शब्द कोला से। ठीक ना, इसको आप ध्यान से देखेंगे। कोल शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? संस्कृत शब्द आपका संस्कृत शब्द के कोला से हुई। ठीक। निवास। निवास इनका विंध्य वाला क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्र। कोल जनजाति जो है विंध्य का क्षेत्र ये वाला। रीवा सतना सीधी सिंगरौली, रीवा सतना सीधी सिंगरौली इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे कौन सा है? कोल। ठीक ना, कोल जनजाति। यहाँ पे भील हो गए, गोंड हो गया और कोल जनजाति। ठीक। मैप वाइज भी देख लेंगे आप अच्छे से। तो विंध्य क्षेत्र। ठीक ना, रीवा सतना सीधी सिंगरौली। ठीक। ये है आपका निवास। उपवर्ग इसके कौन कौन से हैं? रोतिया और रौतेला ये कोल जनजाति के उपवर्ग हैं। रोतिया और रौतेला आईएमपी क्वेश्चन है इससे। कौन कौन से? रौतिया और रौतेला। रोतिया और रौतेला इसके उपवर्ग हैं। किस जनजाति के? कोल जनजाति के। फिर इसकी उपजातियां कौन सी हैं? ये उपवर्ग और उपजातियां। उपजातियों में है कठोतिया। कौन सी? कठोतिया, भवतिया। ठीक। रैवरिया, मवासी, मड़नहा, विंज, दसोरा, खगवारिया और ठाकुरिया।
ये इसकी उपजातियां हैं, किसकी? कोल की। कोल की इतनी सारी उपजातियां हैं, ये सब इनको आप ध्यान रखेंगे, इसके उपवर्ग को भी याद रखेंगे, रोतिया और रौतेला। ठीक। प्रमुख देवता हैं इसके कोल जनजाति के हिंदू देवता, जैसे गोंड में थे उसके भी हिंदू देवताओं को मानते हैं। इस जनजाति के लोग, कोल जनजाति के लोग हिंदू देवताओं को भी बराबर मानते हैं। ठीक। लेकिन हिंदू देवताओं के अलावा भी इनके देवता हैं। ठाकुर देव, जैसे गोंड में भी थे ठाकुर देव। ठकुराइन दाई, कौन सी? ठकुराइन दाई। ज्वालामुखी, शारदा माता, भैरव बाबा, सन्यासी देव। ठीक है। सूर्य, चंद्र, पवन, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सारी चीजें, मतलब ये सारे देवता आपका देवी देवता, ये सब मानते हैं इनको। ठीक है। जो हिंदू देवताओं के हैं वो सबके हैं। कोल जनजाति, ठीक है, की पंचायत को क्या बोलते हैं? कोल जनजाति की जो पंचायत है उसे गोहिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोहिया। कोल पंचायत की, जनजाति की पंचायत को क्या बोलते हैं? गोहिया। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अब मान के चलिए आप 100%, इसको 100% मान के चलिए क्या आएगा एग्जाम में आपके। एग्जाम में इस चीज को आना ही है, आप मान के चलो। इसको अच्छे से नोट करो और इसे ध्यान रखना है। कोल जनजाति की पंचायत क्या है? गोहिया। कोल जनजाति की प्रमुख नृत्य क्या है? ये है दहका। ये भी मान के चलिए इसी लाइन में है। इन दोनों को आप मान के चलो 100%। कल एग्जाम, मतलब आने वाले एग्जाम में 28 अप्रैल को ये क्वेश्चन आपको देखना ही देखना है। ठीक ना। ये दोनों, दोनों में से किसी एक को आप देखेंगे। किसको? कोल जनजाति की पंचायत कौन है? गोहिया। और कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? दहका नृत्य। ठीक ना। इसके बाद कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कोल जनजाति के लोग करते क्या हैं? तो कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय है औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं, कंपनियां होती हैं, वहां पे नौकरी या मजदूरी के रूप में काम करते हैं। पशुपालन हो गया, वो करते हैं। खेती करते हैं जो होता है कुछ। ठीक ना। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो हर क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष क्षेत्र में। पहले था कि बस मजदूरी का कार्य करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे आदमी का एजुकेशन बढ़ रहा है तो ये जनजाति भी ऊपर उठ रही है और अपना किसी रोजगार के क्षेत्र के लिए हर क्षेत्र में जा रही है। जैसे किसी क्षेत्र में कंपनियों में जा रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, पशुपालन कर रहा है। ठीक ना। कोई आपकी नौकरी के लाइन में, गवर्नमेंट जॉब के लाइन में है। तो पहले यह था कि इसका जो औद्योगिक कंपनियां हैं उसमें ज्यादा ये लोग काम करते थे, लेकिन अब है ये चीज बदल गया है। सारे जगह पे जो लोग एजुकेटेड हैं वो हर जगह जाके नौकरी कर रहे हैं। ठीक, पशुपालन कर रहे हैं, बड़ा बड़ा उद्योग धंधों में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक ना। कुल जनजाति, तो इस तरह से हमने जो मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख जनजातियां थी, ठीक ना, तो उसे हमने अच्छे से डिटेल से देखा है। अब बाकी की जो आपकी मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, मध्य प्रदेश की जो टॉप 3 जनजातियां हैं, पहला भील, दूसरा गोंड और तीसरा कोल। इन 3 जनजातियों को देख लिया। बाकी की जो जनजातियां हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो बाकी की जनजातियां हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में, और विशेष जो पिछड़ी जनजाति हैं, घुमंतु जातियां हैं और इनकी जनजाति के कल्याण के लिए योजनाएं, इस टॉपिक को हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड टॉपिक पर चलेंगे, इसकी संस्कृति, कलाएं, त्योहार के बारे में देखेंगे। लेकिन सेकंड वाले क्लास में जब हम लोग आएंगे, जनजातियों को जो 3 के अलावा जो बाकी जनजातियां हैं, ठीक है, वो छोटी छोटी हैं। अपनी 3 प्रमुख जनजातियां थी, आपका भील, गोंड और कोल। इसके बाद उनमें ज्यादा नहीं है खास। ठीक ना। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन 15-16 जनजातियां हैं। तो अगली वीडियो हम लोग उन जनजातियों को शामिल करेंगे और विशेष पिछड़ी और घुमंतु जो जातियां हैं और उनकी योजनाएं, जो कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, उसको देखेंगे। ठीक ना। इसी तरह द बिगनर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। ठीक ना। और आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन को आप टेंशन नहीं लेने का है। इसमें आपको पूरा कोर्स आपका लगभग अब इसी मार्च के महीने में खत्म हो जाएगा। ठीक ना। तो आप द बिगनर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के लिए मिलेंगे।